तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर परीक्षा 2026 के लिए एक फुल लेंथ का टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं, जो आज जो है कि टेस्ट पेपर 1 रहने वाला है। और ये टेस्ट पेपर बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर तैयार किया गया है। जिस प्रकार से रेडियो ऑपरेटर में प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपको सिलेबस दिया गया है, जिस प्रकार से एग्जाम पैटर्न है, उसी पैटर्न पर इसे तैयार किए हुए, ठीक है। और कुल इसमें 100 प्रश्न आपका रहेगा। और आपको पता है कि एग्जाम में 100 ही प्रश्न पूछा जाएगा। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25, मैथमेटिक्स से 25 और जीके और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। परीक्षा अवधि आपको कुल 120 मिनट का मिलेगा, यानी कि आपको कुल 2 घंटा समय मिलेगा। इतने समय में ये पूरा पेपर भी आपको सॉल्व करना है और लास्ट में आप सभी को स्कोर भी देखना है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको टेस्ट के तौर पर लीजिएगा और लास्ट में स्कोर बताइए कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो एग्जाम देने से पहले इस टेस्ट को पूरा लगा लीजिए और देखिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर इसमें आप 70 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपका बिल्कुल तैयारी सही है और इतना ही कटअप आपके लिए भी हम रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा आप सभी, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरा सेट भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम सभी समान ज्ञान और समसामय के मुद्दे से प्रश्न देखेंगे, उसके बाद फिजिक्स, तब केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि की बात किया गया है। देखिए 2 प्रकार का प्रश्न होता है। एक होता है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट होता है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। ये मुख्य भूमि के बारे में पूछा गया है। क्या बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड का समय देंगे। इतने समय में बिल्कुल आप आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट पेपर है। तो पूरा टेस्ट पेपर को कंप्लीट करके लास्ट में ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। सबसे पहले एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, ठीक है। उसमें नंबर बैठाइए आप सभी, और उसके बाद लगता है कि क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा पूरा 100 क्वेश्चन और लास्ट में आपसे मिला के स्कोर देख लीजिएगा कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एग्जाम से पहले कम से कम इस टेस्ट को लगा लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो आपको। बात समझे क्या? बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर मैच कर लीजिएगा। केप के मोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यानी कि भारत की मुख्य भूमि की बात किया जाए तो ये, अगर वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, बट यहाँ पर मुख्य भूमि की बात की गई तो बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए 2 नंबर का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। देखिए 2 नदी ऐसी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक आपका ताप्ती नदी है, ठीक है, और एक आपका नर्मदा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। और ये दोनों नदी अरब सागर में गिरती है, इस चीज को भी याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है और ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान, ठीक है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 दिए गए मौलिक अधिकार को स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जब आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार आपको मिला है, ये आपका निलंबित हो जाता है। तो ये कौन सा आपातकाल में होता है? देखिए यहाँ पर बच्चा गलती करेगा, उसको लगेगा कि आपातकाल 3 प्रकार का है। एक अनुच्छेद 352, 356, 360, ये तीनों आपातकाल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जब आपका मौलिक अधिकार निलंबित होता है अनुच्छेद 19 के तहत, जो 6 मौलिक अधिकार आपको मिला था, जैसे कह सकती कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आगमन या भ्रमण करने के लिए या संघ बनाने के लिए, वो सारा आपका समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। ध्यान रखिएगा जब बाहरी आक्रमण होता है, बात समझिए। अगर भारत पर किसी भी देश के द्वारा आक्रमण किया जाता है, बाहरी आक्रमण होता है, तो ये वाला अनुच्छेद कह सकते हैं, बिल्कुल इसके तहत आपका 6 मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। तो सी की तरफ जो भी बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और हम मानेंगे कि आपका तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा।
और ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा क्या आप सभी को? याद रख लोगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। देखिए प्रश्न का लेवल बिल्कुल उसी लेवल का लिया गया है जिस लेवल का प्रश्न आपका सीएसबीसी पूछता है और जो आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल लेवल को लेकर नहीं सोचना है आप सभी को। बात समझे क्या? बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? देखिए जल्दी इसका हम दूसरा सेट अवेलेबल करवाएंगे। देखिए एग्जाम से पहले ये फुल लेंथ का आपको हम मात्र में 3 ही सेट अवेलेबल करवाएंगे, इससे बेसी नहीं करवाएंगे। बात समझे क्या? आज पहला सेट हो गया है और कुल आपको और 2 सेट हम देंगे जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर रहेगा 100 क्वेश्चन का। तो एग्जाम देने से पहले ये दोनों सेट भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम आपका 28 जून को है कि नहीं? ठीक है, तो उससे पहले ये 2 सेट और हम अवेलेबल करवा देंगे जो और मदद करे आपको पेपर में, ठीक है। यहाँ पर अगर इस प्रकार का प्रश्न बना लीजिएगा तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। हाँ या ना बोलिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन 1992 को ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1993 को। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, पंचायती राज में कुल कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार है? कुल 29 विषय पर कार्य करने का अधिकार है। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर निगम की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। यह किस प्रथा के विरोध में था? तो सभी को पता है नील की खेती, जिसे 3 कट्ठा प्रथा भी कहा जाता है, यानी कि 20 कट्ठा में किसानों को बोला जाता था 3 कट्ठा खेत में आपको क्या करना है? जमीन पर नील की खेती करना है। इसी के विरोध में चालू किया गया था। महात्मा गांधी जी से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपको बताए थे? पता है आप सभी को? क्या बता सकते हैं हमें? आप हमको बताइएगा कि 1924 में, देखिए इससे पहले जो मद्य निषेध वाला तैयारी करवा रहे थे उसमें आपको बताए हुए थे हम, और कल के भी सेशन में बताए हुए थे। कल कुछ कारण से वो वीडियो शायद मेरे ख्याल से डिलीट हो गया था, ठीक है। कल बिल्कुल क्लियर किए हुए थे। चलिए बताइएगा 1924 में क्या हुआ था, और इसके अलावा एक 1931 का डाटा बताइएगा आप सभी, ठीक है। 1931 का डाटा, 1924 का बताइएगा। बाकी बात सारा चीज़ आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये सभी को पता है किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी की तरफ हम से जा सकते हैं। बिल्कुल याद रखोगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल लोथल, ध्यान रखिएगा, लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, प्राचीन बंदरगाह। वर्तमान में यह किस राज्य में है? तो बिल्कुल आसान है, ये आपका गुजरात राज्य में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या था? बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था। कब प्रक्षेपित किया गया? 1975 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न ऐसे ही बन गए आपके लिए। तो ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो याद रखिएगा यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। सार्क यानी कि दक्षिण संगठन का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय से पहले सबसे पहले हमको ये बताइए कि इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? क्या पता है आप सभी को? तैयारी की है तो आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी काठमांडू में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का मुख्यालय जो है ये आपका कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। चले अगला है कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल और नेपाल की बात किया गया है तो बिहार का ये वाला क्षेत्र होगा। बात समझे क्या? ये वाला क्षेत्र, इधर से नेपाल का सीमा और इस साइड से पश्चिम बंगाल का सीमा साझा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या पूर्णिया होगा? क्या पूर्णिया इस क्षेत्र में है, कटिहार इसके नीचे में। तो कटिहार झारखंड और उसके बाद जो है कि पश्चिम बंगाल के साथ करता है। अररिया तो नहीं होगा, किशनगंज होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, किशनगंज नेपाल और बिहार पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो सी जो भी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक मुख्य केंद्र था।
तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा मजरूहुल हक के द्वारा जो है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि सेक्स रेशियो में सबसे कम जो है वो कौन सा जिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए मुंगेर। ध्यान रखिएगा आप सभी, कुल यहाँ पर 876 है, ध्यान रखिएगा आप सभी लिंगानुपात जो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका करंट अफेयर का सेक्शन चालू होता है, ठीक है। जनवरी 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। तो इसका नाम है गगनयान। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, पूछा जा सकता है प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2025-26 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास को पुनः चर्चा में लाया। हाल ही में अल नजा अभ्यास किस देश के साथ किया है। तो ये आपका भारत और ओमान के बीच में हुआ है, यानी कि ओमान देश के साथ में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विमान वाहक पोत का क्या नाम है, जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज की है या तेज की गई है। तो ये आपका INS विशाल होगा। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखोगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, हो सकता है पेपर में प्रश्न आ जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा परीक्षण की गई अग्नि प्राइम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये किस प्रकार की है। तो ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस प्रकार का है, बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए फ्रेंड, सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, ठीक है। और जो अभी 2 सेट आएगा ना, उसके लिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि 2 सेट आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और हम आपको कहते हैं कि एग्जाम देने से पहले सिर्फ ये 3 सेट लगा के जाइएगा, क्योंकि देखिए आप बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो बुक में आपको सिलेबस के अनुसार चीज़ें नहीं मिलता है, उस टॉपिक के अनुसार नहीं मिलता है। सिर्फ सिलेबस में लिख देगा भौतिक विज्ञान, बस उस टॉपिक से प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ से कुछ प्रश्न घुसा के आपको दे देगा। पहले तो उस टॉपिक को अगर नहीं पढ़ते हैं जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और वहां से प्रश्न आएगा तो आपको इरिटेट करेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार हम तैयार किए हुए हैं, बात समझे। जो टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा उस टॉपिक को मेंशन इसमें किया गया है। और बुक वाला क्या करता है, कॉपी टू पेस्ट करता है, कहीं से हाँ सिर्फ फिजिक्स दे दिया है तो कहीं से क्वेश्चन उठा के फिजिक्स का दे देगा, चिपका देगा पकड़ के। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन का लेवल है, उससे कोई मतलब नहीं हो वो सभी को, ठीक है, क्योंकि पहले से फेमस रहता है बुक, कुछ भी दे दिया काम हो गया, उसका बुक बिकेगा ही, बात समझे। तो वो सबको समझिए आप सभी। और हम सब जो आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां अगर आप 10 सेट लगा रहे हैं और यहाँ 2 सेट लगा रहे हैं, समझ लीजिए उसके बराबर है ये आपका। वर्तमान में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन है। तो राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया था। शक्तिकांत दास, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी कि NSA जो है ये अभी वर्तमान में कौन है, अजित डोभाल, ये सभी को पता होगा, ये आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में होने वाले 20वें एशियाई खेलों का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है। तो यहाँ पर 20वें एशियाई खेल की बात किया गया है, तो ये आपका जापान में किया जा रहा है, जापान का नागोया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे, वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप यानी कि ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 किन देशों की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। तो ये आपका भारत और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा आप सभी, भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 25 नंबर है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में आयोजित प्रतिष्ठित विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। मेन सिंगल का खिताब जो जीता है ये आपका किसने जीता है।
तो राइट आंसर होगा कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो है कि ये किताब आपका जीता गया। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए भौतिक विज्ञान से यहाँ आपका प्रश्न शुरू होगा, यानी कि फिजिक्स का कुल 25 प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यह नियम किसका है? डायरेक्ट हुबहू नियम को यहाँ पेस्ट किया गया है। अगर एनसीईआरटी का किताब पढ़िएगा तो वहाँ चीज़ें आपको क्लियर होगा। ये कूलाम का नियम है, ध्यान रखिएगा। आप सभी बात समझे क्या? याद रहेगा आप सभी को। यहाँ पर क्या बोला? आवेश के गुणनफल, ठीक है, के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये नियम कूलाम का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चाल की तार की लंबाई को अगर दोगुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध यानी कि R समानुपाती क्या होगा? L होगा। L मतलब तार की लंबाई और उसके बाद प्रतिरोध मतलब R। ठीक है, तो R समानुपाती क्या होता है? L होता है। यानी कि तार की लंबाई समानुपाती प्रतिरोध होता है, यानी कि जितना तार की लंबाई होगा उतना ही उसका प्रतिरोध होगा, 2 गुना होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, 2 गुना ही हो जाएगा। अगला है कि संधारिता की धारिता मात्रक क्या है? तो संधारिता की धारिता मात्रक क्या होगा? फिर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि एसआई मात्रक यहां से पूछा गया था। फैराडे इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि धारा नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ये किस संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, याद रख लेगा आप सभी। कहीं कोई दिक्कत है क्या बताइएगा आप हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर है कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। तो देखिए एक गतिमान आवेश कण जो उत्पन्न करता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, याद रहेगा क्या? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर है कि 12 वोल्ट की बैटरी से 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यहाँ ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि 1 R और 2 R, ठीक है, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ आपको प्रभावित धारा ज्ञात करना है, यानी कि I का मान बताना है आप सभी को, यानी कि धारा ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा R बराबर हो जाएगा R1 + R2 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। तो R बराबर क्या हो जाएगा? पहला R कितना है? 2 है, प्लस दूसरा R कितना है? 4 है। बात समझे क्या? कितना हो जाएगा? कुल 6 ओम होगा। होगा ना? बोले हाँ कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब हम सभी से क्या पूछा गया है? धारा। तो यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार अगर हम धारा निकालते हैं, यानी कि I बराबर क्या होता है सूत्र? V बटा आपका R हो जाएगा। V मतलब कितना वोल्ट का है और आपका कितना प्रतिरोध है, यही है ना? बिल्कुल। तो अब इसको पुट कर दीजिए। वोल्ट कितना दिया गया है? V का मान 12 दिया गया है ना। उसके बाद प्रतिरोध कितना निकाले? प्रतिरोध 6 ओम निकाले हैं, तो बटा 6 ओम हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो आपका धारा का मान निकल जाएगा कितना? 2 निकलेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर होगा। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। राइट आंसर होगा आवृत्ति जो है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ये अपरिवर्तित होता है। बाकी बात तरंगदैर्घ्य, वेग और आयाम सब चेंज हो जाता है, जबकि आवृत्ति चेंज नहीं हो जाता, चेंज नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। परिपथ की कुल धारा क्या होगी? यानी कि धारा मतलब I का ही मान पूछा गया आप सभी से। चलिए बनाइएगा। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ पर आपको समांतर प्रतिरोध जो दिया गया है ये आपका समांतर क्रम में दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, समांतर क्रम में यहाँ दिया गया है। जब भी आप सभी से प्रतिरोध समांतर क्रम की बात किया जाए तो एक सूत्र लिखिएगा, 1/R बराबर होता है R1/R1 1/R2। अगर और आगे दिया रहे ये आपका प्रतिरोध तो और आगे बढ़ते जाएगा। तो ये सूत्र को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर 1/R बराबर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा? पहला वाला में 6 ओम होगा, प्लस दूसरा वाला में क्या हो जाएगा? 1 आपका 3 ओम होगा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल। अब इसको पुट कर लीजिए आप सभी, कर लीजिएगा क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 1/6 प्लस 1/3 का एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा पता है आप सभी को?
3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 6 का 6, 6 का 6 तो 1 का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 से गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो कुल यहाँ पर निकलेगा आपका 3/6, काट दीजिए, यहाँ से आपका 2 निकल गया। क्या निकला? 2। तो ये आपका आर का वैल्यू निकला, ध्यान रखिएगा आप सभी। आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर आपका 2 ओम निकला है। अब हमें क्या निकालना है? तो अब हमें धारा निकालना है। तो धारा का सूत्र क्या होता है? धारा का सूत्र आपको क्या बताएं कि आई बराबर आपका V/R हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास R का वैल्यू दिया गया है कितना? 2, और यहाँ पर विभवांतर आपका कितना है? 12 वोल्ट है। तो ध्यान रखिएगा 12/2 को पुट कीजिएगा तो यहाँ 6 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, 6 एम्पियर। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। ये वाला चीज को याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है जी। आभासी और सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, बात समझे क्या? तो ये आपका आभासी और सीधा होता है, ध्यान रखिएगा अवतल लेंस पर। जब भी अवतल लेंस की बात किया जाए आभासी होगा और सीधा होगा। अगला है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर 1100 वाट शक्ति का है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। 220 वोल्ट का आपका हीटर है और 1100 वाट की इसकी शक्ति है, तो इसका प्रतिरोध यहां पर आपको निकालना है। प्रतिरोध मतलब आर निकालना है हम सभी को। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए सूत्र क्या होता है, पता है आप सभी को? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर हो जाएगा आपका V² आपका P होता है। आर आपका क्या हो जाएगा? आर प्रतिरोध होगा, V क्या हो जाएगा? यह आपका वोल्टेज यानी कि विभवांतर होगा, और P क्या होगा? पावर होगा कि कितने वाट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर बराबर हो जाएगा, कितना दिया गया है? V आपको यानी कि विभवांतर 220 स्क्वायर है ना, तो 220 गुना 220 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा। और कितना वाट दिया गया है? 1100 वाट दिया गया है। अब इसको काट दीजिए, काटिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा पता है आप सभी को? सबसे पहले ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो ये आपका 48400 अब बटा यहाँ 1100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, इसको काटिएगा तो ये आपका 44 ओम आपका यहाँ पर से निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो ये सूत्र को आप याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट प्रतिरोध निकालना हो, अगर शक्ति निकालना हो, तो शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है? P बराबर होता है V²/R होता है। ध्यान रखिएगा, शक्ति अगर निकालना हो तब, ये शक्ति का आपका सूत्र है। इसी को अगर पलटा दीजिएगा तो ये आपका प्रतिरोध का सूत्र निकल जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? देखिए पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग जो करते हैं ये आपका दृष्टिकरण के लिए करते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है, बात समझे। और इसका कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना, ध्यान रखिएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला, पास विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने प्रकाश को क्या माना था? तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश को कण या फोटोन माना था, इसी कारण से इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो भी बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो देखिए हाइड्रोजन की यहाँ पर बात किया गया है, तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन आपका 0 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल 0 होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, बात समझे क्या? एक प्रोटॉन पाया जाता है हाइड्रोजन के नाभिक में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि 1000 वाट का एक विद्युत उपकरण 45 मिनट तक जलाते हैं, तो इसका उपभोग ऊर्जा किलोवाट में कितना होगा? देखिए किलोवाट पूछा गया है, तो सबसे पहले ये दोनों को बदलिए, क्योंकि ये वाट में है, ये मिनट में है। मिनट को पहले घंटा में बदल दीजिए, 60 से इसको भाग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0.75 होगा कि नहीं बताइए हमको? 0.75 आवर हो जाएगा, होगा बिल्कुल। अब इसको बदलिए, यहाँ पर ये वाट है
और उसके बाद ये आपका 1000 वाट दिया गया है। तो 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट। ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर, तो उसी प्रकार से 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सूत्र लगा लेना है, क्योंकि एनर्जी पूछा गया हम सभी से कि कितना एनर्जी खपत होगा। तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होता है, शक्ति कितना था और उसके बाद समय कितना लगा, उसके बाद फिर आपका एनर्जी निकल जाएगा। तो कुल शक्ति कितना था इसके पास 1 किलोवाट का। ठीक है, समय कितना था 0.75 था। दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका तो 0.75 गुना 1 करेंगे तो 0.75 ही आएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी 0.75 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 आवर में 0.75 किलोवाट ऊर्जा खपत कर रहा था। रेडियो ऑपरेटर संचार के लिए किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है रेडियो तरंग का ही उपयोग किया जाता है, रेडियो वेव का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि जैसे प्रकाश का निर्वात में वेग आपसे इसे पूछा गया कितना होता है, तो सभी को पता होगा, आसान है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये पावर में है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयाम मॉड्यूलेशन में क्या परिवर्तित होता है? जो आयाम मॉड्यूलेशन होता है इसमें क्या परिवर्तित होता है, बता सकते हैं क्या? वाहक तरंग का आयाम परिवर्तित होता है। याद रखिएगा, वाहक तरंग का आयाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला है कि आयन मंडल में रेडियो तरंग के परावर्तन के लिए कौन सा संचार उत्तरदायी है? आयनोस्फीयर की यहाँ पर बात किया गया है। तो इसमें आकाश तरंग संचरण जो है यही आपका उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि एक तार की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ 2 मीटर, उसकी चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है। तो तरंग की आवृत्ति यहाँ पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछा गया आप सभी से। तो सबसे पहले सूत्र पता है, फ्रीक्वेंसी बराबर सूत्र क्या होता है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपका v बटा होता है तरंग दैर्घ्य, यानी कि याद रखिएगा यहाँ पर आपका f क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, v क्या होगा, तो ये आपका चाल होगा यानी कि वेग होगा, और उसके बाद ये आपका तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो f बराबर हो जाएगा, कितना दिया गया है आप सभी से, वेग 340 मीटर है, तरंग दैर्घ्य कितना, वेवलेंथ कितना है 2 मीटर दिया गया है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 170 हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम की 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। यहाँ देखिए समांतर क्रम में फिर पूछा गया आप सभी से, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर क्रम में पूछा गया है, तो आपको क्या बताए थे, समांतर क्रम अगर जब भी पूछा जाए तो ये आपका 1/r होता है। ठीक है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। जितना दिया जाएगा उतना आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसको पुट कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 6। इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 2 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। तो 3 2 6 का एलसीएम 6 होगा। इसको पुट कर दीजिए, यहाँ से आप डिवाइड कीजिए 6 को, तो 3 दूना 6 और 3 एका 3 हो जाएगा, होगा ना। पहले 2 से 6 को भाग करना है, कितना बार में, 3 बार में, और जो 3 हुआ इस 3 को 1 से गुना करना है तो 3 होगा। अब यहाँ पर 3 को हम क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 से 6 में भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 को 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला से, तो 2 ही होगा। उसके बाद 6 एका 6, 6 से 6 में भाग करेंगे एक बार में और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए आप सभी, ये प्लस है ना तो प्लस करेंगे ना, बिल्कुल। तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो अब 6/6 आ गया, 6/6 को काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो R का वैल्यू निकला है, R का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला ना, बिल्कुल 1 निकला है। तो यहाँ से इसे प्रतिरोध डायरेक्ट यानी कि R का ही मान पूछा गया है, तो 1 ओम इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि शुष्क वायु में ध्वनि का चाल कितनी होती है लगभग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये अन्योन प्रेरणा पर कार्य करता है, बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पाठ्यक्रम समान होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात किया गया है तो -40 डिग्री पर होता है, सी वाला। अगला है कि 220 वोल्ट के विभवांतर पर काम करने वाला एक उपकरण 5 एम्पियर धारा लेता है, तो उपकरण की शक्ति यानी कि पावर बताना है। तो सबसे पहले अगर पावर की बात किया जाए तो शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर गुना आपका धारा होता है, यही होता है ना? बिल्कुल होता है। तो पावर बराबर हो जाएगा, विभवांतर कितना है 220, धारा कितना दिया गया है यानी कि एम्पियर कितना है 5 एम्पियर, इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 220 गुना 5 करेंगे तो 1100 वॉट का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए, आप केमिस्ट्री का सेक्शन यहाँ से देखिए, यहाँ से 25 प्रश्न आपका भौतिक विज्ञान का हो गया था। केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये किसका नियम है? क्वेश्चन नंबर 51 पर गौर कीजिएगा, पढ़िए क्वेश्चन को। तो ये वॉयल का नियम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका नियम है? वॉयल का। याद रखिएगा, स्थिर तापमान पर किसी गैस के आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये वॉयल का नियम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो सभी को पता होगा 7 होता है पानी, क्योंकि उदासीन है। ध्यान रखिएगा, 0 से लेके स्केल कितना होता है पीएच का 14 तक, जो बीच में होता है 7 ये उदासीन होता है। इसके पहले 0 से लेके 7 तक आपका अम्लीय, 7 से लेके 14 तक क्षारीय होता है। इसीलिए रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण वो क्षारीय होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा को कम करना। याद रखिएगा आपसे, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। जो बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा फास्ट भी कीजिएगा आपसे भी, ठीक है। फैराडे के विद्युत उपघटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान से संबंधित है, ठीक है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो सी राइट आंसर होगा। प्रासरणी दाब जो है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पर जो है कि व्यवस्थित किया गया था पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन में इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, जिसे हीलियम और नियॉन को आवर्त सारणी के किस ग्रुप में यानी कि समूह में रखा गया है? तो जितने भी आपका उत्कृष्ट गैस है समूह 18 में है, ठीक है। आवर्त सारणी के समूह 18 में है। अगला है निम्न में से हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो बंध पाया जाता है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा H2O होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और हाइड्रोजन बंध जो होता है ये मुख्यतः आपका NO और उसके बाद जो है कि F के साथ बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला है जंग का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O जो है ये आपका जंग का रासायनिक सूत्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर द्वारा सांस लेने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो इसमें हीलियम मिलाई जाती है, ध्यान रखिएगा, जो गोताखोर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, CH4। याद रखिएगा आप सभी, इसका सूत्र भी याद रखिएगा, CH4 ये आपका मार्स गैस का मुख्य घटक है। अगला है एथिलीन अल्कोहल C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? C2H5OH की यहाँ पर बात किया गया है, यानी कि एथिलीन अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की बात यहाँ पर हो रहा है, एथिलीन नहीं, एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर IUPAC का नाम क्या हो जाएगा? एथनॉल होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक कौन सा था? तो सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था ना, बिल्कुल याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन BC6H6 अणु में कितने सिग्मा और कितना पाई बंद होता है? तो यहाँ सिग्मा और पाई बंद के बारे में पूछा गया है। तो इसमें 12 सिग्मा होता है और पाई जो होता है ये 3 होता है। तो 12 सिग्मा और 3 पाई कहाँ पे? ऑप्शन में बी वाला।
एन कक्ष सेल में, कक्ष मतलब सेल ही होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए पता है आप सभी को, सेल ज्ञात करने के लिए आता है आपको, बताइएगा हमको एक बार। देखिए एक सेल होता है कि, दूसरा सेल होता है एल, तीसरा सेल होता है आपका एम, चौथा सेल आपका होता है एन, ठीक है। और इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है पता है आप सभी को क्या? 2n का स्क्वायर, ये सूत्र याद रख लीजिएगा। सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये चौथा सेल हो गया। हम सभी से n सेल के बारे में पूछा गया, ये n सेल हो गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, गुना या कितना नंबर का है? 4 नंबर, और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2n स्क्वायर है, ये है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 2 गुना 4 चौके 16, 16 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यही होगा ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बस ये वाला सूत्र को याद रखिएगा। जैसे अगर पहला का पूछता तो पहला क्या हो जाता? 2 गुना पहला 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही इसका आंसर निकलेगा पहला सेल में। तो याद ही रख लीजिएगा आप सभी डायरेक्ट इसको। देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा वाला में 18 होगा और चौथा वाला में 32 होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसको याद ही कर जाइए आप। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार एक ही कक्ष में यानी कि ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन के चक्रण विपरीत दिशा में होता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के शुद्ध अपरूप है, ध्यान रखिएगा। हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट नर्म होता है, तो ये अपरूप है। अगला क्वेश्चन है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो देखिए इसकी ज्यामिति रैखिक होती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मी क्षय किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडियो धर्मी क्षय जो है ये किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा आपसे प्रथम कोटि का, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला है शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है LPG जो रसोई घर में हमसे प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है इसमें? तो देखिए LPG में मुख्य रूप से आपका क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण होता है, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम सभी धोबन सोडा का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3, इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से बनता है? तो ये आपका एथीन के बहुलीकरण से बनता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ से केमिस्ट्री का 25 सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका मैथमेटिक्स चालू होगा, और मैथमेटिक्स देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जितना भी 25 प्रश्न है इसका आंसर के साथ में ये मैथमेटिक्स का पोर्शन दे रहे हैं जो बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है, ठीक है। तो कुल 25 प्रश्न मैथमेटिक्स का रहेगा, गणित का। ये आप सिर्फ बना लीजिएगा, ठीक है। होगा तो सोल्यूशन हम इसका टेलीग्राम पे आपको PDF दे देंगे। जैसे ही PDF होगा तो व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम पे दे देंगे, क्योंकि टेलीग्राम भी चालू हो जाएगा तो वहाँ इसका सोल्यूशन के साथ PDF आपको मिल जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपसे जरूर बनाइएगा और लास्ट में स्कोर बता दीजिएगा आपसे, ठीक है। जो मेरा सब्जेक्ट था हम कंप्लीट करवा दिए। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइएगा, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देख लीजिए जो जो सेगमेंट से प्रश्न पूछा जा सकता है वो सारा आपको हम अवेलेबल करवा दिए हैं। वीडियो को पॉज करके बना ही लीजिएगा आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे। और लास्ट में स्कोर बताइएगा। अंकगणित का भी दे दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि अंकगणित से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो ये सारा ऑप्शन के साथ में हो गया, इसका आंसर नीचे दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर संक्षिप्त सूत्र आपको दे दिए हैं और सही विकल्प ये है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा आंसर भी यहाँ नीचे लगा दिए हम, तो मिला के चेक कर लीजिएगा। इसका PDF हम डाल देंगे आपको, ठीक है। टेलीग्राम जैसे ही चालू हो जाता है तो हम डलवा देंगे ये PDF को। आंसर सही से मैच कर लीजिएगा। बगल में सूत्र भी आपको दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बनाने में, बात समझे क्या? बिल्कुल।
तो चलिए आज कितना है, आज की सेट में कुल आप सभी को हम 100 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं और आप सभी कितना स्कोर किए हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगला सेट में क्या सुधार करना है वो भी बताइएगा, क्या और अपर लेवल का प्रश्न लिया जाए ये भी बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी 2 सेट और हम आपको अवेलेबल करवाएंगे एग्जाम से पहले, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये और 2 सेट जरूर लगा लीजिएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए बुक का सेट लगाने से फायदा है कि इस सेट को लगाइए, क्योंकि ये बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर दिया गया है, जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ऐसा नहीं कि बुक में प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं, प्रश्न वहाँ कुछ और आया, पैटर्न कुछ और था, टॉपिक कुछ और प्रश्न आया और यहाँ कुछ और अलग टॉपिक का आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्टिव होना है अगर रिजल्ट बनना है, ठीक है। बात समझिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।